हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11 कृषि रसायन यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको नए सिलेबस के अनुसार जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुभाग 1 अकार्बनिक रसायन, जिसका अध्याय 1 है रसायन की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए अपनी किताब के अंदर, या फिर आपके पास पासबुक हो तो अच्छा रहेगा। तो उसके अंदर आपको 28वां क्वेश्चन है कि रसायन का दैनिक जीवन में महत्व लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम को समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि गैसीय आयतन के नियम को परिभाषित कर उदाहरण से ही समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 33, रस समीकरण मिति को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ना है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की केनिजारो विधि का आपको सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है 35वां, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की विक्टर मेयर विधि का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन तैयार करना है वो है क्वेश्चन नंबर 39, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर मैं आपको और बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। आपको मोललता और मोलरता ये दोनों टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण के अंदर है 14वां क्वेश्चन, तुल्यांकी भार क्या होता है समझाइए। ये भी आपको याद करना है। इसके बाद जो रासायनिक संयोजन के नियम है उसमें से आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से याद करना है। चलिए फिर आगे देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि। ये भी आपको याद करनी है, ये भी आपके एग्जाम में बनती है। फिर आपको जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 3, तुल्य अनुपात के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 1 के। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जो कि है परमाणु संरचना एवं आवर्त सारणी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है लघुत्तरात्मक का 14वां क्वेश्चन कि कक्ष व कक्षक में अंतर लिखिए, ये पढ़ना है आपको। फिर आपको जो 16वां क्वेश्चन पढ़ना है वो है ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना है कि सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2 नहीं। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है निबंधात्मक का 19वां प्रश्न, क्वांटम संख्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। आपको ये पढ़ना होगा और कौन सी भी क्वांटम संख्या आपके आ सकती है। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु कक्षकों के आकार व अभिविन्यास का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आपको जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु में नाभिक के बाह्य इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाइए। तो ये सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक करा रहा हूँ, आप भी अपने पासबुक के अंदर टिक कर ले और इनको याद करना स्टार्ट कर दे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित निम्नलिखित कणों के आवेश, द्रव्यमान तथा खोजकर्ता के नामों को आप सारणीबद्ध रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको ये कण दे रखे हैं। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 कि आयनन एंथैल्पी आवर्त में किस प्रकार बदलती है। दूसरा, Be तथा N के आयनन एंथैल्पी के मान अपेक्षा से अधिक क्यों है, ये सारे पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 14 कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अपेक्षा से कम होता है, क्यों। फिर क्वेश्चन नंबर 15वां पढ़ना है। पहला है Be तथा Mg में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, न कि उत्सर्जित, क्यों। दूसरा है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अपेक्षा से कम होता है, कारण दीजिए। फिर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न के आपको कारण देने हैं। ये चारों क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन के आपको कारण देने हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आगे जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 कि नाभिकीय ऊर्जा का कृषि में उपयोग समझाइए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से याद करने होंगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है
हाइजेनबर्ग में अनिश्चितता का सिद्धांत, आप इसका गणितीय रूप देख लीजिएगा। इसके बाद श्रोडिंगर का तरंग समीकरण भी आपको देखना है। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5, दे ब्रोगली के सिद्धांत को समझाते हुए इसका महत्व आपको बताना है। तो इस तरीके से यह आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। इसके बाद आपका आ चुका है अध्याय 3, रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 की परिवर्तनशील संयोजकता को परिभाषित कीजिए। फिर पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16, अष्टक का नियम क्या है। इसके बाद पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 18, अष्टक के प्रसार से आप क्या समझते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपको अष्टक नियम की कमियां पढ़नी है, ये कमियां भी पढ़नी है और आपको ये समझाना है, ये तीनों। ओके, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर हम अन्य महत्वपूर्ण में आ जाते हैं। आपको छठा पढ़ना है, विषम इलेक्ट्रॉन संख्या वाले अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते, आपको उदाहरण देना है। इसके बाद आपको लघुतात्मक के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है पहला, आयनिक बंध को NaCl के निर्माण द्वारा समझाना है। फिर दूसरा है आपको कारण देना है इन दोनों का कि ये अस्थायी है, ये अस्थायी क्यों है, आपको कारण देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अध्याय 4, रेडॉक्स अभिक्रिया एवं आयनिक साम्य, ये चैप्टर सबकी बार आपके सिलेबस से हट चुका है। हम यहाँ पर आगे सिलेबस में देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं अध्याय 5, रासायनिक साम्य, विलयन एवं उत्प्रेरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ साथ। आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 28, मोललता का सूत्र लिखिए। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपको आगे जो पढ़ना है वो है वेग स्थिरांक में साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया साम्य पर दाब में वृद्धि से साम्यावस्था किस दिशा में विस्थापित होगी, आपको स्पष्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ना है कि दाब में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव विलायकों में विलेयता क्यों बढ़ती है, आपको स्पष्ट करना है। फिर आपको जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 44 की अभिक्रिया N2+3H2 2NH3 में Q केजे में ताप बढ़ाने का अमोनिया के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ना है, 47 ये क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए तथा साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपको जो अगला पढ़ना है वो है अभिक्रिया परिणाम की केसी पर निर्भरता, जिसमें जो दूसरा पॉइंट अभिक्रिया की दिशा आपको किस तरह से बतानी है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 55, उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए एवं उत्प्रेरकों के औद्योगिक महत्व का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9, सांद्रता लब्धि तथा साम्य स्थिरांक में क्या संबंध है। और फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 की N2+3H2 2NH3 के लिए केसी व केपी के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और फिर आपको ये न्यूमेरिकल देख लेना है, न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं आपको। ये देख लेना कि एक लवण का मोलर द्रव्यमान इतना है, इस लवण के 9.0 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता की गणना करो। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो 6, जो कि अब की बार आपके पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां चैप्टर ही थे। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और अगली वीडियो में हम अनुभाग 2 कार्बनिक रसायन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।